नमस्कार साथियों। क्या अतीक और अशरफ दोनों भाई को योगी सरकार ने मरवा दिया या फिर इसका कोई और भी सच्चाई है? इसके बारे में मैं जो भी समझता हूँ वो मैं आप सभी को यहाँ पे बताऊँगा। और साथियों, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि अतीक और अशरफ एक बहुत बड़े गैंगस्टर थे यूपी में, और 2005 के आसपास ये दोनों विधायक का चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, 2005 के चुनाव में अतीक तो जीत जाता है, लेकिन अशरफ जो था, उसका भाई था, वो दूसरे जगह पर चुनाव हार जाता है। ठीक है, और चुनाव हराने वाले कौन होते हैं? तो राजू पाल होते हैं। ठीक है, तो राजू पाल एक अच्छे व्यक्ति होते हैं और उन्होंने अशरफ को चुनाव में हरा दिया, विधायक के चुनाव में। अब क्या होता है, गैंगस्टर का इतना ज़्यादा यहाँ पे गुंडागर्दी देखिए कि उन्होंने कुछ ही महीने के बाद विधायक राजू पाल की हत्या करवा देते हैं। दिन दहाड़े उनके गाड़ी को घेर करके चारों तरफ से गोलियां से भून दिया जाता है। उसके बाद बहुत साल बाद, 17 साल हो गए या फिर 12 साल हो गए, यहाँ पे उसके अतीक राजू श्रीवास्तव के जो गवाह थे, उनका दोस्त थे, उनका नाम था उमेश पाल। ठीक है, तो उमेश पाल जी गवाह थे और वो केस अभी तक चल रहा था। तो केस में आपको पता ही होता है कि लंबा से लंबा समय खींच जाता है। तो बरसों बाद जब अब योगी सरकार में आने के बाद यहाँ पे उसकी सुनवाई अतीक और अशरफ पर जो लगे मुकदमा या फिर हत्याकांड, राजू पाल का हत्याकांड के मतलब मेन मास्टरमाइंड अतीक या फिर अशरफ को कहा जाने पर इस पर सुनवाई होने लगी। तो यहाँ पे राजू पाल के दोस्त यहाँ पे उमेश पाल थे, वो गवाह थे और वो गवाही देने के लिए यहाँ पे एकदम बिना डरे गवाही देना चाहते थे। तो यहाँ पे उमेश पाल को एक और झूठे मुकदमों में फंसाया जाता है। उमेश पाल पर कुछ अतीक या फिर जो भी गैंगस्टर के साजिशों के तहत इनको किसी की हत्या होती है और उसका मास्टरमाइंड उमेश पाल को बना दिया जाता है, दोषी बना दिया जाता है। तो जब कोर्ट में फैसला होती है तो उमेश पाल को क्लीन चिट मिलती है। बोला जाता है कि उमेश पाल किन्हीं भी व्यक्तियों का हत्या नहीं किए हैं। तो इसके बाद क्या होता है, उमेश पाल जब कोर्ट से बरी हो जाते हैं तो जो गैंगस्टर उमेश पाल को किसी हत्याकांड में फंसाना चाहते थे, उन्हें बहुत दुख होता है कि यह कैसे बाहर निकल आया, क्लीन चिट इसे क्यों मिला, और वो उसी प्रकार से उमेश पाल की हत्या कर देते हैं कुछ दिनों पहले, कुछ हफ्ता पहले, जिस प्रकार से राजू पाल की हत्या की जाती है। ठीक है, 16 अपराधी घेर करके उमेश पाल पर गोलियां चलाते हैं और उन्हें मार देते हैं, और वो भी पुलिस के कस्टडी में। ठीक है, तो पुलिस के कस्टडी में ऐसा होता है तो एक लाइव सीसीटीवी कैमरा का वीडियो पूरे देश में वायरल होता है और योगी सरकार पर सवाल उठती है। ये अखिलेश यादव जी भी योगी सरकार पर खूब सवाल उठाते हैं कि दिन दहाड़े यूपी में गोलियां चल रही है, बम चल रही है, क्या हो रहा है। तो योगी सरकार, योगी जी यहाँ पे जो भी संसद भवन या फिर जो भी राज्य सरकार का लोकसभा या राज्यसभा होता है, उसमें वो बोलते हैं उत्तर प्रदेश में कि यह सभी माफिया अखिलेश यादव के पोषित है और इन सबों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे पता चलता है कि जो उमेश पाल की हत्या करने वाले होते हैं वो आपके होते हैं अतीक का बेटा असद। ठीक है, असद वो भी गोली चला करके मारता है उमेश पाल को। तो उमेश पाल को मारने वाले हत्यारे में से एक जो अतीक का बेटा था असद, उसे पुलिस 50 रोज से ढूंढ रही थी। पुलिस 50 रोज से ढूंढ रही थी, उसे मिल नहीं रहा था। फिर वहाँ पे पुलिस ने उसे 50 दिनों के करीब करीब बाद इनकाउंटर में मार दिया। ठीक है, वो गाड़ी से भाग रहा था, पुलिस ने भी गोलियां चला के उसका इनकाउंटर कर दिया। उसके कुछ ही दिन में, 1-2 रोज या 3 रोज हुए होंगे, वहाँ पे क्या होता है कि अतीक और अशरफ को पुलिस कस्टडी से बाहर निकाला जाता है। पुलिस कस्टडी था, ठीक है, पुलिस उससे पूछताछ करती और फिर बहुत सारा केस था जो आप
हथियार का सप्लाई कहाँ से करते हैं ये वगैरह वगैरह। तो पुलिस उसे ले कर के आ रही थी, मीडिया वाले बाइट ले रहे थे अतीक और अशरफ का, और दिन दहाड़े कुछ 3 लोग क्या करते हैं, मीडिया वाले बन जाते हैं। 3 लोग अपना डमी माइक ले लेते हैं, वो भी फेक माइक, ठीक है, और एक न्यूज़ चैनल के तौर पे एंकर बन जाते हैं, पत्रकार बन जाते हैं। और आज तक या फिर जो अग्नि न्यूज़ है, अनी न्यूज़ है, या फिर जो भी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वाले अतीक और अहमद को पुलिस कस्टडी से बाहर निकलते समय बाइट ले रहे थे लाइव कैमरा के सामने। वो मीडिया वाले भी पत्रकार बन के उसका वो भी कैमरा लगा के आगे और बाइट लेने का ढोंग रचते हैं। और फिर कुछ ही समय में उन्हें वही 3 लोग उन अतीक अहमद के सर में, और अशरफ दोनों भाई थे, उनको 18 गोलियों मार करके भून दिया जाता है। एक पुलिस जो अतीक को गिरफ्तार किए हुए थे, उनके हाथ में गोली लगती है पुलिस वाले के भी, और उनके हाथ से गोली आर पार हो जाती है, वो घायल है। एक पत्रकार, गोली चलती है तो सारे लोग भागते हैं, तो पत्रकार भी यहाँ पे एक पत्रकार को चोट लगा है। तो यहाँ पे बताना ये है कि दिन दहाड़े योगी सरकार एनकाउंटर करवाती, ठीक है, तो वह मीडिया वालों के सामने कभी भी नहीं करवाती। यहाँ पे जो हुआ है, घटना घटा है, इसमें बहुत बड़ा साजिश हो सकता है, या फिर हो सकता है कि जो लोग हत्या किए हैं वो हम लोग तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ही शार्प शूटर थे, ट्रेनिंग लिए हुए अपराधी थे। तो इसलिए योगी सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसा कुछ किया जा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। और अतीक से बहुत राज उगलवाने थे पुलिस कस्टडी में कि पंजाब से कहाँ से हथियार का वो सप्लाई करता है, वगैरह वगैरह बहुत चीज़ें। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कुछ उनके ही लोग क्यों पोल खुल जाने के डर से इन लोगों की हत्या करवा दिया होगा। ऐसे बहुत सारे भावनाएं या फिर आशंकाएं जताया जा सकता है। पर सच्चाई तो यह है कि ये सभी जो भी घटनाएं घटती है वो बहुत ही दर्दनाक होती है, चाहे वह अपराधी क्यों ना हो। दिन दहाड़े ऐसा घटना यूपी में अब भी होते जा रहा है, जब सरकार का खौफ पुलिस वाले का यूपी में पावर इतना दे दिया गया है, तो बहुत ही दुखद है। और इसे देखने के बाद, वीडियो देखने के बाद आपका दिल जो है वो दहल जाएगा, आप घबरा जाइएगा। तो ऐसी घटनाएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि कानून बहुत ही धीमा कार्य करती है, उसमें त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। जो 17 साल 18 साल का मामला आज तक चल रहा था, उसे 1 सप्ताह में या फिर 17 दिनों में निपटा देने से ये सब चीज़ें नहीं होती। तो मेन बात है कि यहाँ पे कानून में ही कमियां हैं, जो लोगों को ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि कुछ भी हो, योगी जी तो बोले थे कि हम सारे माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन पुलिस अगर ऐसा करती, पुलिस वाले लोग एनकाउंटर में मारते, तो कभी मीडिया के सामने ऐसा करने का भूल कोई कर ही नहीं सकता है। इसमें सरकार का हाथ बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, यहाँ पे बहुत बार केस में देखा गया था कि जो किसी हैदराबाद में देखा गया था कि किसी लड़की का बलात्कार करने वालों को पुलिस यहाँ पे एनकाउंटर में मार देती है, 4 अपराधियों को। तो उन सब केसों में बिल्कुल पुलिस वालों का हाथ हो सकता है, भले ही उसमें कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन यहाँ पे कैमरे के सामने पूरे देश में, समझ रहे हैं, इससे पुलिस वालों की ही बदनामी होगी कि उसके कस्टडी में ऐसा कैसे हुआ, सरकार की ही बदनामी होगी, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि हमारा मानना है कि इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है, और इसमें हो सकता है कि सोची समझी साजिश हो सकती है। ऐसा होता है कि जब कोई आपका गैंगस्टर ही पोल खोलने के डर से उसका ही दोस्त उसको ही मरवा देते हैं, ताकि उसका पूरा भंडा फोड़ ना हो जाए। तो यही बात रही, और यही सब मैं कहना चाहता हूँ कि आजकल देखने में आता है कि बहुत सारा ऐसी घटनाएं बिहार में भी होती है, जब एक लड़की की गोली मार करके दिन दहाड़े
गोली मार दिया जाता है। ऐसा बहुत सारा मामला बिहार में भी हो रहा है, पत्रकार की हत्या कर देना। तो इससे ये पता चलता है कि जो बोला जाता है कि कानून का राज है, कानून का राज है, ये सभी बहुत ही यहाँ पे कम पड़ रही है। कानून का राज उस प्रकार से नहीं है। वरना हम बिहार की बात करना चाहते हैं, ऐसे इतने सारे गैंगस्टर एक युवा छात्र का ही यहाँ पे दल, जो कि अपना कह लीजिए कि एक गलत कार्यों में संलग्न हो जाना और अनलीगल तरीके से बंदूक रखना पटना में, और तो और यहाँ पे बम उम सब बनाने का, अनलीगल तरीके से हथियार की खरीद बिक्री करना, ये सभी बिहार के पटना में भी होती है। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कोचिंग संस्थान, चाहे खान सर पर ही क्यों ना हो, आपको पता होगा कि बम चला था, खान सर पर बम चला था उनके कोचिंग संस्थानों पर। ऐसे ऐसे बहुत सारे गैंगस्टर का एक पटना में भी दल है जो टीचर्स को धमकी देते हैं, किसी भी दुकानदार को धमकी देते हैं, और इतना उनका न्याय चलता है कि वो पुलिस वाले भी उनसे डरते हैं। और ये पटना में चल रहा है। और मैं घटना बता रहा हूँ, वो लोग क्या करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। वो करते क्या है कि आपको, जैसे आप दुकान किए हुए हैं, अब आपने किसी चीज़ का, कपड़ा का दुकान किए हुए हैं, आप कहिएगा कि ये जीन्स 4,000 का है, वो कहेगा कि 1,000 में दो, नहीं तो अगला दिन से दुकान तुम्हारा बंद हो जाएगा, तुम्हें बम से मार के उड़ा देंगे, दुकानें को उड़ा देंगे, ऐसा धमकी दे देंगे। अब वो बेचारे डर के मारे, क्योंकि यहाँ पे उन लोगों का सच में बहुत बड़ा आतंक है, पुलिस भी यहाँ तक की डरती है उनसे, पुलिस भी कार्रवाई करने से बचती है। ठीक है, तो वो लोग अब क्या करते हैं, जो 4,000 का सामान है, डरे 1,000 में या फिर फ्री में ही उसे दे देते हैं। ऐसे ऐसे कोचिंगों में भी होती है। कोचिंग में एक मैं उदाहरण बताता हूँ, मेंटर्स का प्राइस, मेंटर्स जो कि IIT JEE मेंस या फिर नीट का तैयारी करवाती होगी, उसका प्राइस मान लीजिए 40,000 है। ठीक है, अब कोई गैंगस्टर का कोई छात्र कोई बच्चों को कहता है कि तुम मुझसे संपर्क करो, मैं तुम्हें 25,000 में ही एडमिशन करवा दूंगा। ठीक है, गैंग है, वो बच्चों को कहता है, जो पटना में नए नए आता है, कि तुम्हारा फी, तुम अपने से एडमिशन करवाओगे तो तुम्हें 40,000 देने होंगे। ठीक है, अब कहा जाएगा कि आपको मुझसे संपर्क करो, मैं तुम्हें 25,000 में ही तुम्हें वहाँ पे एडमिशन दिलवा दूंगा। मेंटर्स या फिर जो भी ऐसे तमाम सारे इंस्टीट्यूट, यहाँ तक कि खान सर के भी, जो भी खान रिसर्च सेंटर, ऐसे ऐसे जितने भी छोटे मोटे या फिर बड़े बड़े कोचिंगें हैं जो कोर्स कंपटीशन का करवाते हैं, सभी में ऐसा चलता है। एक गैंग है जो कहती है कि मुझसे एडमिशन लो, मैं तुमको आधे दाम में करवा दूंगा। और वो क्या करते हैं कि वो जाते हैं, उनका खौफ रहता है, वो कहते हैं कि एक बच्चा का एडमिशन करवाना है, तुम 15,000 में ही एडमिशन लो, और ज़बरदस्ती, और उस कोचिंग वाले डर के मारे 15,000 में एडमिशन ले लेते हैं। और वो जो गैंगस्टर है वो 10,000 बचा लेता है, और उस बच्चे का एडमिशन 25,000 में हुआ, लेकिन 10,000 या 5,000 का घूस कमीशन वो गैंगस्टर रख लेते हैं, कोचिंग वाले को मात्र 15,000 ही देते हैं। तो इससे क्या हो सकता है, बोला जाता है कि जंगल राज समाप्त हो गया, लेकिन नीतीश सरकार या फिर जो प्रशासन है उसकी ढील कहिए, सरकार का भी इसमें, पुलिस अगर कमज़ोर होती है तो सरकार का भी कुछ ना कुछ हाथ होता है। ठीक है, वो उस प्रकार से स्वावलंबी सरकार जो होता है, कि जो योगी सरकार ने यूपी से बहुत सारा माफिया को ख़त्म किया, लेकिन अभी भी घटना तो चल ही रही है। लेकिन वही बिहार में, पटना में ऐसे ऐसे घटनाएं चलती है, ऐसे ऐसे बहुत सारी मामला सामने आती है। इससे पता चलता है कि अभी भी कानून का राज उस प्रकार से नहीं है, अभी भी माफियाओं का बहुत हद तक राज चलता है। जय हिंद, धन्यवाद।